हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। और मैंने कुछ सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ किया है सेक्सुअल डिसऑर्डर इन साइकेट्री को समझाने के लिए। और वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं डिज़ायर, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, और अराउजल विच मीन सेक्शुअल एक्साइटमेंट, इंटीमेट मतलब जो चीज़ बहुत क्लोज होती है या पर्सनल होती है, प्लेजर फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ऑर्गेज़म दैट इज़ क्लाइमैक्स ऑफ सेक्शुअल एक्साइटमेंट, इरेक्शन दैट इज़ enlargement and rigid state of penis, ejaculation that is action of ejecting out sperm from the body, coitus is sexual intercourse, spasm that is a sudden uncontrollable tightening of muscle which is often painful. नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ये बोलती है सेक्सुअल डिसऑर्डर की कि कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो कि सेक्सुअल डिज़ायर, अराउजल, प्रेफरेंस या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इनमें से किसी भी एक सेक्सुअल प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उस डिसऑर्डर को हम सेक्सुअल डिसऑर्डर बोलते हैं। या फिर कोई ऐसी डिफ़िकल्टी जो कि इंडिविजुअल या कपल के द्वारा फेस की जाती है नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, जो कि फिज़िकल प्लेजर, डिज़ायर, अराउजल, प्रेफरेंस या परफॉर्मेंस में या ऑर्गेज़म में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसको हम सेक्सुअल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, psychological and behavioral disorders associated with sexual development and maturation, disorders of sexual preference and sexual dysfunction. फर्स्ट हम देखेंगे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसमें आता है ट्रांससेक्सुअलिज्म, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, डुअल रोल ट्रांसवर्टिज्म और इंटरसेक्सुअलिटी। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांससेक्सुअलिज्म क्या होता है। ट्रांससेक्सुअलिज्म में जो पर्सन होता है उसको एक सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट रहता है अपनी एनाटॉमिक सेक्स के बारे में। अगर वो फीमेल है तो वो अपने सेक्स से सेटिस्फाइड नहीं रहती, अगर वो मेल है तो वो अपने जेंडर से या सेक्स से सेटिस्फाइड नहीं रहते। उनको अपना जो उनके अंदर एक फीलिंग रहती है कि जो उनका जेंडर है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, या उनका जो सेक्सुअल अपीयरेंस है वो उनके जेंडर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है। वो अपने जेनाइटल्स से खुश नहीं रहता और वो विश करता है कि ही कैन गेट रिड ऑफ हिज और हर जेनाइटल्स। जो ऑपोजिट सेक्स हैं या अदर सेक्स हैं उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो अडॉप्ट करते हैं और उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ ट्रांससेक्सुअलिज्म। नेक्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ये भी ट्रांससेक्सुअलिज्म की तरह ही सिमिलर होते हैं, पर ये जो ऑनसेट है, जो ये रियलाइजेशन और फीलिंग है या डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, वो बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है, बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो जाता है, तो उसे हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड बोलते हैं। नेक्स्ट है डुअल रोल ट्रांसवर्टिज्म। इसमें जो पर्सन रहता है वो जो ऑपोजिट सेक्स है उसकी डिज़ायर करता है और उसका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ऑपोजिट सेक्स की तरह क्लोथ्स पहनने लगता है और बिहेव करने लगता है, पर उनमें कोई परमानेंट सेक्स चेंज करने का डिज़ायर नहीं होता। वो बस एक डुअल रोल प्रैक्टिस करते हैं। जब वो अपने रोल से सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो ऑपोजिट सेक्स के क्लोथ्स पहनने लगते हैं और उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं टू एन्जॉय टेम्पररी एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन ऑपोजिट सेक्स। फिर नेक्स्ट है इंटरसेक्सुअलिटी। इसमें जो पर्सन है वो उसके अंदर एनाटमिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जो कि उसके सेक्स के अकॉर्डिंग नहीं होते, ऑपोजिट सेक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं या अपीयरेंस ऑफ देयर बॉडीली ऑर्गन्स और बॉडी फीचर्स वो जो रहते हैं वो ऑपोजिट सेक्स की तरह
दिखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है वो इंक्लूड करता है काउंसलिंग। काउंसलिंग दी जाती है टू मेक पर्सन अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी, कि उनका जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है या अपीयरेंस है वो उससे खुश रह सकें और उसके साथ अडेप्ट कर सके, अपनी जेंडर की पॉजिटिव पॉइंट्स को वो अप्रेज करके उसके साथ वो जी सके। इसके लिए उनको काउंसलिंग दी जाती है। उसके साथ जो लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होते वो स्पेशलाइज्ड केस में सेक्स चेंज एक ऑप्शन होता है, जिससे कि वो अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को या अचीव कर सकें। देन नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। इसमें आता है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी में जो पर्सन रहता है उसको सेम सेक्स के लोगों से रिलेशनशिप रखने में इंटरेस्ट होता है या डिज़ायर होता है। जो फीमेल होमोसेक्सुअल्स होती हैं उनको लेस्बियन बोलते हैं और जो मेल होमोसेक्सुअल होते हैं उनको गे बोलते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इन्वॉल्व करता है बिहेवियर थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी और साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी। बिहेवियर थेरेपी जो होता है वो फोकस करता है कि जो पेशेंट में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव और अनहेल्दी बिहेवियर पैटर्न है ड्यू टू उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग, जिसकी वजह से वो या जो उसका बिहेवियर पैटर्न या डिज़ायर है अगर वो उसको हार्म कर रहा है, अगर वो उसकी वजह से डिप्रेशन में जा रहा है या वो उसकी वजह से उस एक थॉट उस एक फीलिंग की वजह से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, उसकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी होती जा रही है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने और कंट्रोल करने में बिहेवियर थेरेपी हेल्पफुल होता है। और साइकोलॉजिकल इश्यूज से कोप करने के लिए सपोर्टिव साइकोथेरेपी हेल्प करता है। और जो साइको एनालिटिक थेरेपी है बेसिकली वो एक टॉक थेरेपी होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से एक इंटरैक्टिव सेशन रखता है, बात करता है, ताकि वो उसके अंदर की अनकॉन्शियस फीलिंग्स को या डीपली बरीड थॉट्स और फियर्स को बाहर निकालने में उसको हेल्प करता है, ताकि वो अपने रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस और इमोशंस का सामना कर सके। अगर चाइल्डहुड में कोई सफरिंग है या कोई और प्रॉब्लम है या कोई फियर है जिसकी वजह से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और थॉट्स पेशेंट के मन में आते हैं, तो उससे डील करने में और उनको मॉडिफाई करने में साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस। इसमें आता है, इसमें कुछ जो मेन डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस है उसको मैंने यहाँ पर एनलिस्ट किया है। डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस बेसिकली मीन्स कि जो पर्सन है या इंडिविजुअल है जो कि अफेक्टेड है इस डिसऑर्डर से, उसको नॉर्मल सेक्सुअलिटी से अलग होकर जो दूसरी चीज़ें हैं या जो दूसरे रोल्स हैं उन या दूसरी चीज़ों को वो प्रेफर करता है फॉर सेक्सुअल अराउजल, और इस डिसऑर्डर को पैराफीलिया के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट है फेटिशिज्म। फेटिशिज्म मीन्स जो पर्सन अफेक्टेड विद दिस, ये डिसऑर्डर से जो पर्सन अफेक्टेड होता है उसको सेक्सुअल अराउजल होता है किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की हेल्प से वो सेक्सुअली अराउज होता है, पर वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो यूजुअली ह्यूमन बॉडी से या ऑपोजिट सेक्स से बहुत क्लोजली रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं अंडर पैंट, शूज, सॉक्स, ग्लव्स और अंडरगारमेंट्स जो कि ऑपोजिट सेक्स के होते हैं। उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है या वो जो पर्सन होता है उन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को प्रेफर करता है फॉर सेक्सुअल अराउजल। नेक्स्ट है ट्रांसवेस्टिज्म। ट्रांसवेस्टिज्म में जो पर्सन होता है वो सेक्सुअली अराउज होता है ऑपोजिट सेक्स के क्लोथ्स पहनने से। नेक्स्ट है सेक्सुअल सेडिज्म। सेक्सुअल सेडिज्म में पर्सन सेक्सुअली अराउज होता है जब वो अपने पार्टनर को फिज़िकली और साइकोलॉजिकली सफ़र करवाता है, उन्हें ह्यूमिलिएट करता है या उन्हें इंजर करता है, तो उन्हें सेक्सुअल अराउजल होता है। सेक्सुअल मैचोइज्म में जो पर्सन अफेक्टेड रहता है जब उसके ऊपर कोई इंजरी होती है या वो खुद को परेशान करके या अपने पार्टनर से बोलता है खुद को इंजर्ड करने के लिए, या जब उसका पार्टनर उसे
ह्यूमिलिएट करता है या इंजोर्ड करता है, तो जो सेक्सुअल माचोइज्म से सफ़र कर रहा है वो सेक्सुअली अराउज्ड होता है जब उसके ऊपर, खुद के ऊपर फिजिकल या साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिएशन और इंजरी उसको मिलती है। देन नेक्स्ट है एग्जिबिशनिज्म। एग्जिबिशनिज्म में जो पर्सन रहता है वो सेक्सुअली अराउज होता है अपने जेनाइटल्स को स्ट्रेंजर्स के सामने एक्सपोज करके। फिर नेक्स्ट है वोयेरिज्म। वोयेरिज्म में जो पर्सन रहता है वो अनसस्पेक्टेड पर्सन्स को या स्ट्रेंजर्स को नेकेड देखकर उन्हें सेक्सुअली अराउजल होता है, या किसी और को या अनसस्पेक्टेड पर्सन को, स्ट्रेंजर्स को सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज देख के वो सेक्सुअली अराउज होते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रोटेरिज्म। फ्रोटेरिज्म मीन्स एक्ट ऑफ टचिंग एंड रबिंग अगेंस्ट अनसस्पेक्टेड और नॉन कंसेंटिंग पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो कि स्ट्रेंजर है और जो कंसेंट प्रोवाइड नहीं करता, उसके अगेंस्ट एक्ट ऑफ टचिंग और रबिंग को फ्रोटेरिज्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है पीडोफिलिया, जिसमें जो एडल्ट रहता है जो पीडोफिलिया से अफेक्टेड होता है, या वो पर्सन जिसको पीडोफिलिया है, वो जो पर्सन रहता है वो रिकरेंटली इन्वॉल्व रहता है सेक्सुअल एक्टिविटी में प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन के साथ। जो बच्चे होते हैं जिन्होंने प्यूबर्टी अटेन नहीं की होती है, उससे प्यूबर्टी अटेन करने से पहले के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो अर्ली टीन और स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनके साथ वो सेक्सुअली एंगेज रहते हैं। दैट इज़ नोन एज पीडोफिलिया। फिर नेक्स्ट है जूफिलिया। इसको बीस्टली बिहेवियर या बीस्टैलिटी भी बोलते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होता है एनिमल्स के साथ। इसके अलावा कुछ अदर जो दूसरे पैराफिलियाज हैं वो इन्वॉल्व करते हैं सेक्सुअल अराउजल विद यूरिन, फीसेस और एनीमा एक्सेट्रा। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है बिहेवियर थेरेपी विच फोकसेस ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक थेरेपी। इसमें पेशेंट के साथ टॉक थेरेपी की जाती है। उसका परसेप्शन जानने की कोशिश करते हैं कि वो उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो वैसा है तो क्यों है, कोई हिडन फियर है या सेक्सुअल अब्यूज़ की हिस्ट्री है, या कोई और कल्चरल और कैरेक्टरिस्टिक्स कोई फैक्टर है जो कि उसके बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं, या सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस में कोई थॉट है उसको रैशनलाइज करने में पेशेंट की हेल्प की जाती है। और बिहेवियर थेरेपी हेल्प्स इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, उनके बिलीव्स को मॉडिफाई करने में और बेटर बनाने में हेल्प करती है। फिर नेक्स्ट है ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में एंटीसाइकोटिक्स देते हैं। एंटीसाइकोटिक्स का यूज़ सीवियर जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है पैराफीलिया में उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन। सेक्सुअल डिसफंक्शन में आता है फ्रिजिडिटी, इम्पोटेंस, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, नॉन ऑर्गेनिक वेजाइनिस्मस एंड नॉन ऑर्गेनिक डिस्पैरेन्यूया। फ्रिजिडिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिज़ायर। फ्रिजिडिटी में जो पर्सन होता है उसको कोई भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होता, या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कोई भी डिज़ायर नहीं होता। फिर नेक्स्ट है इम्पोटेंस। इम्पोटेंस में जो पर्सन होता है ही इज़ इनेबल टू हैव और सस्टेन पेनाइल इरेक्शन। सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो पाती है क्योंकि जो पर्सन रहता है वो उसमें इरेक्शन सस्टेन नहीं कर पाता है, वो पेनाइल इरेक्शन को सस्टेन नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट है प्री मैच्योर एजैकुलेशन। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन से पहले ही एजैकुलेशन हो जाता है, दैट इज़ प्री मैच्योर एजैकुलेशन। फिर नॉन ऑर्गेनिक वेजाइनिस्मस। नॉन ऑर्गेनिक वेजाइनिस्मस का मतलब होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो 1/3 ऑफ वेजाइना है उसका जो मसल रहता है वो इनवॉलेंटरीली स्पाजम हो जाता है उन मसल्स का, जिसकी वजह से कोइटस नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट है नॉन ऑर्गेनिक डिस्पैरेन्यूया। इसका मतलब होता है पेन इन जेनाइटल एरिया। ये मेल और फीमेल दोनों को इफ़ेक्ट कर सकता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जेनाइटल एरिया में बहुत ही सीवियर पेन होता है। इसका ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है साइको एनालिसिस to get out the repressed feeling and emotion of the client, hypnosis unconscious feelings को जो अगर साइको एनालिसिस से या टॉक थेरेपी से नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए हिप्नोसिस का यूज़ करते हैं। ग्रुप साइकोथेरेपी जो ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे होते हैं वो एक सेम
सेट ऑफ ग्रुप के साथ जो सेम डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनके साथ एक ग्रुप साइकोथेरेपी दी जाती है. देन बिहेवियर थेरेपी, पॉजिटिव बिहेवियर इंड्यूस करने के लिए पॉजिटिव थॉट्स और फीलिंग्स और बिलीव्स इंड्यूस करने के लिए बिहेवियर थेरेपी होता है. इसमें पेशेंट के जो बिहेवियर होता है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है. नर्सिंग इंटरवेंशंस. नर्सिंग इंटरवेंशन इंक्लूड करता है असेसमेंट ऑफ पेशेंट सेक्सुअल हिस्ट्री और प्रीवियस लेवल ऑफ सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, या कितने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहे हैं और सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप रहा है कि नहीं, उसको असेस करना है. पेशेंट का क्या परसेप्शन है, थॉट है और प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसके बारे में असेसमेंट करना है. कोई कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है या कोई रिलेटेड बिहेवियर है तो उसको नोट डाउन करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है उसके बारे में. कई बारी कल्चरल, सोशल और एथनिक प्रॉब्लम्स होते हैं या रेस या रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं जो वेरिएंट सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होता है या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उनको नोट करना है. फिर अगर कोई पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है जो कि लिबिडो के साथ इंटरफेयर करता है या अफेक्ट करता है तो उसको आइडेंटिफाई करना है. फिर करेक्ट सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को. करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल फंक्शनिंग और जो भी मिसकंसेप्शंस पेशेंट के अंदर हैं उसको विदाउट बीइंग जजमेंटल उसको दूर करने की कोशिश करना है. पेशेंट को नॉर्मल ह्यूमन रिस्पॉन्स के बारे में एजुकेट करना है. नॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन कैसे की जाती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में एजुकेट करना है. पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, बॉडी इमेज और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के बारे में पता लगाना है. अगर किसी भी एक एरिया में पेशेंट डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करना है. एक नॉन जजमेंटल अप्रोच करना है. पेशेंट के बिहेवियर के अकॉर्डिंग या उसके डिसीज़ के अकॉर्डिंग या डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं करना है. नॉन जजमेंटल जो बिहेवियर होता है अगर एक नर्स का या थेरेपिस्ट का उसकी तरफ होता है तो दैट हेल्प्स इन बेटर प्रोग्नोसिस. जो नॉन जजमेंटल बिहेवियर रहता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि जो जजमेंटल बिहेवियर होता है या जो ऐसे इश्यूज होते हैं दैट इज़ कंसर्न्ड विद सेक्सुअलिटी वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और पेशेंट के लिए काफ़ी डिस्ट्रेस लेकर आ सकते हैं अगर जजमेंटल एटीट्यूड रहा तो इसलिए नॉन जजमेंटल जो एटीट्यूड होता है वो हेल्पफुल होता है बेटर प्रोग्नोसिस के लिए. सपोर्टिव थेरेपी देना बहुत ज़रूरी है दोनों पेशेंट और उसके पार्टनर को जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है. उसके साथ साथ एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन का प्लान थेरेपिस्ट बना रहे हैं उसमें असिस्ट करना और उसको बेटर तरीके से कैरी आउट करना. So this was all about the topic of sexual disorder.